नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरिद्वार में साधु संतों की बैठक राजनीति का अखाड़ा बन गई है। हरिराम आश्रम में आयोजित बैठक में एक शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक और पूर्व पालिका अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। दोनों ने एक दूसरे पर हरिद्वार में विकास विरोधी होने का आरोप तक लगा दिया। दरअसल कुछ दिनों पहले उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा हरिद्वार के कई आश्रम और मठों को एसटीपी लगाने का नोटिस जारी किया था, जिसके विरोध में ये बैठक आयोजित की गई थी। 5 साल में 1 रुपया नहीं बढ़ाया, कोई कह दे तो लेना न लेना वो तो टूटना चलता। अब आपकी सरकार, आप खत्म कर दिया हमने सारा कर दिया। गाय का यार 7,500 का भैया मुझे 7,500 किसी आश्रम का दिखाओ। अभी कल भरा पूछ लो आपने बाबा किसी का कम हुआ, ईमानदार से बता दो आप। अगर किसी का 1 रुपया कम हुआ जिसका 1 करोड़ मंत्री जी सरकार है, मंत्री जी ने काम किया है, हम ये थोड़ी करे नहीं किया है, लेकिन उसको योजनाबद्ध तरीके से करते। मतलब आपके सामने शहर की दुर्दशा कोई भी आप जान सकते हैं। ठीक है, विकास के काम में थोड़ा टाइम लगता है। नहीं, वो तो देखिए, सतपाल जी तो मेरे भाई हैं, छोटे भाई होंगे, बड़े तो नहीं है, लेकिन ये जिस पार्टी में सारा देश खा गई वो, बस मैं कुछ नहीं कहना चाहता। सतपाल जी अच्छे आदमी है, मेरे साथ पहले भाजपा में थे, अभी दोबारा भाजपा में आएंगे। अभी जो आपने वीडियो देखा वो हरिद्वार का बताया जा रहा है। वीडियो में एक महिला 3 साल की बच्ची को जमीन पर पटक कर पीटती दिख रही है। बताया जा रहा है कि ये महिला मां है और जिसकी पिटाई की जा रही है वो उसकी खुद की बच्ची है। 3 साल की बच्ची के इस कदर बेरहमी से पिटाई की गई कि कोई भी विचलित हो सकता है इस वीडियो को देखकर। करीब 1 मिनट के इस वीडियो में महिला बच्ची का पहले तो हाथ मरोड़ रही है, इतने से भी उसका मन नहीं भरा तो उसने बच्ची को जमीन पर गिरा दिया और फिर उसकी पिटाई शुरू कर दी। आप भी देखिए कैसे वो मासूम को लगातार पीट रही है। और न्यूज 18 की इसी खबर का बड़ा असर हुआ है हरिद्वार में। बच्ची की पिटाई के मामले में पुलिस अब महिला के घर जांच के लिए पहुंच गई है। न्यूज 18 ने वीडियो को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद मामले में जांच के आदेश दिए गए थे। वीडियो में एक मां अपने 3 साल की बेटी को किस बेरहमी से पीट रही थी वो हमने आपको दिखाया। और हमारे सहयोगी सुनील पाल हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कार्रवाई की गई है अब तक पुलिस की तरफ से? बिल्कुल, उन्होंने देखिए जिस तरीके से न्यूज 18 ने इसको प्रमुखता के साथ दिखाया और उसके बाद में पुलिस हरकत में आई और इस महिला के घर तक पुलिस पहुंची है और उस महिला से लगातार पूछताछ चल रही है। और बताया जा रहा है कि फिलहाल जो है महिला पुलिस को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। उसका महिला का कहना है कि उसकी बच्ची का जो हाथ है वो मुड़ा हुआ है, तो लगातार कई जगह उसको दिखाया भी गया था डॉक्टर को, लेकिन उसका इलाज प्रॉपर नहीं हो पा रहा था। इसीलिए हाथ सीधा करने की कोशिश में बार बार उसके हाथ को मोड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो इसी तरह कई बहाने जो है महिला कर रही है पुलिस के सामने, लेकिन फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर और छानबीन भी कर रही है। जो वहाँ पर किराएदार रह रहे हैं उनसे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। इसके अलावा जो मोहल्ले में और लोग रहने वाले हैं उनसे भी इस बारे में पूछताछ की जा रही है, क्या महिला का रवैया इस बच्चे के प्रति इसी तरह से रहा है। जी, बहुत शुक्रिया सुनील आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल तो पुलिस पहुंच गई है। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को चलाया, उसके बाद पुलिस एक्शन में आई है। महिला
के घर पहुंची है और उससे पूछताछ की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। बाबा केदारनाथ के धाम के लिए आज से 8 हेली कंपनियों के हेलीकॉप्टर्स ने सुबह से उड़ान भरनी शुरू कर दी है। रुद्रप्रयाग जिले के गुप्तकाशी, सोनप्रयाग, मेखंडा, जामू फाटा और बड़ासू से हेलीकॉप्टर्स ने केदारनाथ के लिए उड़ान भरी। हेली सेवा से केदारनाथ जाने वाले यात्रियों के लिए ई पास की अनिवार्यता नहीं होगी। तीर्थयात्री हेली सेवा के लिए गढ़वाल मंडल की वेब पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बहुत अच्छा रहा। टिकट बुक करवाने में एक्चुअली अब थोड़ा गवर्नमेंट के पास में चला गया तो थोड़ी सी दिक्कत हुई, बट ठीक है, बाबा के दर्शन होने थे, बहुत अच्छे से हो गए। पीपी का पता चला कि 9 तारीख से हेलीपैड की सर्विस शुरू हो रही है और जब हम हेलीपैड का यूज़ किया तो बहुत अच्छा रहा। सर्विस भी बहुत अच्छी, जो सफर 1 घंटे का था वो 9 मिनट का रहा। से श्री केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। हमारी यात्राएं जितने भी श्रद्धालु हैं उनको काफ़ी जितने बुजुर्ग लोग हैं काफ़ी सहायता मिल रही है हेली शुरू होने से, और यात्रियों में भी काफ़ी इजाफा हो रहा है। आप देख सकते हैं चारों तरफ काफ़ी भीड़ है। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट शनिवार को शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। गुरुद्वारा कमेटी ने कपाट बंद करने को लेकर तैयारी भी शुरू कर दी है। सुबह गुरुवाणी का पाठ किया जाएगा, उसके बाद शबद कीर्तन का आयोजन होगा, जिसके बाद शनिवार को दोपहर 1 बजे कपाट बंद कर दिए जाएंगे। 10 बजे श्री सुखमनी साहब के पाठ आरंभ होंगे और 12:30 बजे इस साल की आखिरी अरदास होगी। 1 बजे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी से हुक्मनामा लिया जाएगा और तुरंत 5 प्यारों की अगुवाई में साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को सचखंड में शोभित किया जाएगा और उसी के साथ इस साल की यात्रा का समाप्ति समारोह संपन्न हो जाएगा। कोरोना काल में अपना काम धंधा छोड़कर घर वापस लौटे बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड सरकार अगले कुछ दिनों में 10,000 बेरोजगारों को वन विभाग के जरिए सीजनल रोजगार देने जा रही है। सरकार वन विभाग में 10,000 युवाओं को बतौर वन प्रहरी नियुक्त करने जा रही है। ये वन प्रहरी गर्मियों में फायर वॉचर का काम करेंगे तो शेष दिनों में प्लांटेशन और जंगलों की चौकीदारी का काम करना होगा। इन्हें विभाग प्रति महीने 8,000 रुपए मानदेय देगा। इसका ड्राफ्ट करीब तैयार कर लिया गया है। नवंबर अंत या दिसंबर शुरुआत में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, तो वहीं प्राथमिकता प्रवासियों को दी जाएगी। इनके लिए बजट की व्यवस्था भी कर ली गई है। सैलरी कैंपा हेड से दी जाएगी। इसके लिए 210 करोड़ के प्रस्ताव को कैंपा की कार्यकारी समिति ने हरी झंडी भी दे दी है। अब 12 अक्टूबर को इसे चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता वाली संचालित समिति से पास कराकर भारत सरकार को भेज दिया जाएगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वन प्रहरी पूरे प्रदेश में बनाएगा और उनको हम एक सर्टेन अमाउंट हर महीने उनके खाते में डालेंगे, जो लगभग 8,000 या जो भी उसका मिनिमम मजदूरी की जो दरें हैं उसके बेसिस पर, और हम उनको पूरे 12 महीने रोजगार का अवसर देंगे। आगे बढ़ते हैं। मंगलौर कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नहर पटरी के पास आईपीएल मैच में सट्टा लगाते हुए 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2,09,000 रुपए, 3 मोबाइल, 5 नए सिम कार्ड, एक एटीएम और कार बरामद की गई है। पकड़े गए आरोपी मंगलौर क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो वहीं फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और गैंग में शामिल बाकी सदस्यों की तलाश कर रही है। 5 सिम और एक मीटर गाड़ी प्लस 2,09,000 रुपये की कैश बरामद की गई। इनके जो मोबाइल हैं उन पे पैसों का लेन देन और जो वो है गूगल पे द्वारा पैसे का ट्रांजेक्शन आदि चीज़ें, कई चीज़ें एविडेंस में इस आधार पर 13G एक्ट के तहत इन पर मुकदमा पंजीकृत है। बुलेटिन में अब बात कोरोना अपडेट की, तो शुक्रवार को प्रदेश में 704 नए केस सामने आए हैं। वहीं उत्तराखंड में कुल केसों की संख्या 54,000 हो गई है। एक्टिव केस 7200 के पार हैं। कोरोना से अब तक 716 मरीजों की जान जा चुकी है। शुक्रवार को देहरादून में 242, हरिद्वार में 50, नैनीताल में 73 नए कोरोना मरीज मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना को लेकर सचिवालय से जन जागरण की शपथ दिलाई। पीएम मोदी के निर्देश पर आयोजित इस प्रोग्राम में विधायक और अधिकारी शामिल थे। सीएम ने कहा कि कोरोना को लेकर कोई लापरवाही ना हो और हर स्तर पर सतर्कता बरती जाए। सीएम ने कहा कि खतरे को देखते हुए अफसर वर्चुअल मीटिंग करें। कि जो
कोविड महामारी है उसको लेकर सतत जागरूक रहने की आवश्यकता है। आजकल जो आंकड़े आ रहे हैं निश्चित रूप से कुछ सुकून देने वाले हैं वो, लेकिन अगर लापरवाही हमने बरती तो कभी भी ये समस्या विकराल हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर राज्य में भी कोविड-19 को लेकर पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अनिल रतूड़ी ने सभी पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलाई। डीजीपी ने सभी अधिकारियों कर्मचारियों से आह्वान किया कि कोरोना महामारी से खुद के साथ दूसरों को भी बचाएंगे और सार्वजनिक स्थलों पर मास्क और सोशल डिस्टेंस का खास ख्याल रखेंगे। बरतने का वचन मैं दूसरों से कम अगर सरकार ने टीचर्स और पेरेंट्स के सुझाव को माना तो 15 अक्टूबर से 10वीं और 12वीं क्लास की पढ़ाई शुरू हो सकती है, लेकिन राज्य भर से आए सुझावों पर आखिरी फैसला 14 अक्टूबर को कैबिनेट में होगा। करीब 7 महीने बाद स्कूलों में लगे ताले स्टूडेंट्स के लिए खुल सकते हैं। शुक्रवार को शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने राज्य के सभी जिलों से पेरेंट्स और टीचर्स की राय और सुझाव लिए, जिसमें सबसे अहम सुझाव ये आया कि 10वीं और 12वीं के बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल खोल दिए जाएं। वहीं इन सुझावों पर आखिरी फैसला 14 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक में होगा। 14 तारीख को कैबिनेट है और मुझे उम्मीद है कि इस विषय को उस दिन हम सारे सुझावों के साथ हम उसमें उसका प्रेजेंटेशन देंगे और बाकी जो सरकार सामूहिक रूप से निर्णय लेगी, जो बच्चों के हित में होगा, विद्यालय शिक्षा के हित में होगा, उसका पालन किया जाएगा। वहीं पेरेंट्स और टीचर्स ने ये कहते हुए स्कूल खोलने को जरूरी बताया कि ऑनलाइन एजुकेशन का गलत इस्तेमाल भी हो रहा है, जिससे बच्चों के बिगड़ने का डर है। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा है कि कोरोना से बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सभी की है। इस टाइप से बोलते हैं, मैं उनके किसी बात पे मैं कोई टिप्पणी करते हुए नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि समस्या इतनी बड़ी है कि यह किसी व्यक्ति पर थोपने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि एक सामूहिक अपनी जिम्मेवारी को समझकर बच्चे बेशक उनके हैं, लेकिन हमारे बच्चे हैं। कोरोना के बाद सबसे ज्यादा सवाल स्कूल एजुकेशन को लेकर खड़े हुए, जहां प्राइवेट स्कूल अब भी ऑनलाइन के नाम पर फीस वसूल रहे हैं। वहीं सरकारी स्कूलों में 7 महीनों से सन्नाटा पसरा हुआ है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। स्कूल कॉलेज के हब देहरादून में सरकार की सख्ती के बावजूद कई कॉलेज बिना मानकों के चल रहे हैं और इसका खुलासा तब हुआ जब कई बच्चों की छात्रवृत्ति का पैसा नहीं मिला। देहरादून में ऐसे 81 कॉलेज हैं जिनके पास कई कोर्सों का एफिलिएशन नहीं है और वो कोर्स करा रहे हैं। वहीं उसमें पढ़ाई करने वाले कई ऐसे SC/ST स्टूडेंट हैं जिन्हें छात्रवृत्ति के लिए अब भटकना पड़ रहा है। छात्रों का कहना है कि अगर उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली तो उनकी पढ़ाई रुक जाएगी। अब इन छात्रों का जो सत्र 18-19 से लेकर 19-20 तक दोनों सत्रों में अभी तक छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली। उसमें BEd कॉलेज भी हैं, BPEd कॉलेज भी हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज भी हैं, ITI कॉलेज भी है। कॉलेज हमारे 81 कॉलेज है। जब हम समाज कल्याण विभाग में गए और हमने पता करके कि हमारी छात्रवृत्ति क्यों नहीं आ रही है, तो उन्होंने लिस्ट दी कि उतने हम सारी कॉलेजों की लिस्ट दो जितनी आप कह रहे कि असंबद्धता है। तो उन्होंने दी 81 पूरे कॉलेज है, जिनमें से विभिन्न कोर्सेज है, विभिन्न कॉलेज है और उसमें से हजारों छात्र ऐसे हैं जिनकी स्कॉलरशिप अभी नहीं आई है। वहीं जिला समाज कल्याण अधिकारी हेमलता पांडे का कहना है कि जिन कॉलेजों के पास मान्यता नहीं होगी उन कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पाएगी। कॉलेजेस ऐसे हैं जहां का हमें एफिलिएशन सर्टिफिकेट कॉलेज या बच्चे के द्वारा नहीं दिया गया है, उन सभी बच्चों का हमने जो डिफेक्ट मार्क किया था अपनी साइड से। डिफेक्ट का मतलब है बच्चे को ऑनलाइन एक मौका रहता है अपनी कॉलेज से एफिलिएशन सर्टिफिकेट लाने का। तो यदि बच्चों की कॉलेजों की मान्यता प्राप्त नहीं है तो इस स्तर पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कॉलेजेस को कम से कम मान्यता होनी चाहिए, तभी बच्चे वहाँ पे एडमिशन लें तो उनके लिए बेटर है। 18 महीने में रकम दोगुना करने का लालच देकर कोटद्वार के हजारों लोगों से करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने कोटद्वार के 4 युवकों समेत यूपी के 3 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि CPX नाम की एक कंपनी 1.5 साल में पैसा दोगुना करने का लालच देकर लोगों से पैसे ऐंठ गई। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है। लोगों को प्रलोभन देते थे कि 18 महीने में आपके पैसे दुगने हो जाएंगे। कई लोगों ने, यही नहीं कई और लोगों ने भी अपने अपने पैसे इन्वेस्ट करे और कुछ उनको किस्तें मिली, उसके बाद ये बंद हो गए। तो ये कंपनियां रजिस्टर्ड नहीं है, तो इन कंपनियों के खिलाफ और इन लोगों के खिलाफ
मुकदमा पंजीकृत हुआ है। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां लाखों की ठगी करने वाला एक शातिर अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। बताया जा रहा है कि विदेश भेजने के नाम पर लोगों से ठगी करता था। पुलिस ने आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने ऑस्ट्रेलिया में नौकरी दिलाने के नाम पर 10.5 लाख की ठगी की थी, जिसके बाद पुलिस लगातार इस आरोपी की तलाश में थी और फाइनली अब पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। आगे बढ़ेंगे। अल्मोड़ा के सैलखेत में आत्महत्या के प्रयास की हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ रहने वाले एक शख्स ने आर्थिक तंगी के चलते पहले अपने बैलों को जहर दिया, फिर अपने 3 बच्चों समेत खुद भी जहर खा लिया। पिता और उसके बच्चों का हल्द्वानी में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि बेरोजगारी के चलते पत्नी के घर छोड़कर चले जाने से ये शख्स काफी परेशान था। रामनगर से खबर है, जहां कोटाबाग में प्रिंसिपल प्रेम प्रकाश टमटा को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन इसे अभी भी इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि 2 छात्राओं ने 30 अगस्त को मामले में कालाडूंगी थाने में तहरीर दी, लेकिन सूत्र ये बताते हैं कि छात्राओं और उनके परिजनों पर इतना दबाव बनाया गया कि उन्होंने मामले में अपने हाथ खींच लिए और मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई। वहीं कई और छात्राओं ने भी दबाव में मामले से किनारा कर लिया। आपको बता दें कि प्रिंसिपल पर छात्राओं को व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज भेजने का आरोप लगा था। कोटाबाग की समस्त क्षेत्रीय जनता माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करती है तथा साथ ही साथ ये प्राचार्य द्वारा जो भी कृत्य किया गया उसकी हम कड़ी भर्त्सना करते हैं। कड़ी से कड़ी शब्दों में हम उसका विरोध करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। देहरादून से खबर है, जहां नमामि गंगे स्कीम में 2 प्रोजेक्ट के बजट को मंजूरी मिल गई। होनी की रेती में स्लज मैनेजमेंट प्लांट बनेगा। 8 करोड़ 67 लाख के बजट को मंजूरी मिली है। वहीं गंगा की सफाई के काम में वन विभाग भी जुड़ेगा। केंद्र सरकार ने 39 करोड़ की बजट को मंजूर किया है। इसके लिए सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है। और इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर, पुलिस ने दीपक मित्तल और उनकी पत्नी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। पुलिस का कहना है कि भारत लौटते ही दोनों की गिरफ्तारी की जाएगी। आपको बता दें कि पुष्पांजलि कंपनी पर करोड़ों के गबन का आरोप लगाया है और बिल्डर पैसे का गबन कर विदेश भाग गया और लोगों ने पुलिस में इसकी शिकायत की थी। आगे बढ़ेंगे। सब्जी के बढ़े दामों ने हर घर का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। टमाटर 60 रुपए, आलू 40 रुपए, प्याज 50 तो लौकी 30 रुपए किलो मिल रहा है। और सब्जी के बढ़े दाम कम होने का नाम नहीं ले रहे, जिससे आम आदमी परेशान है। देहरादून के सब्जी मंडी के आढ़तियों का कहना है कि बरसात के बाद से मैदानी इलाकों से आने वाली सब्जी की सप्लाई कम है। वहीं रिटेल में सब्जी बेचने वालों का कहना है कि महंगी सब्जी बेचना मजबूरी है, क्योंकि मंडी से ही सब्जी महंगी मिल रही है। 200 रुपये धनिया, शिमला मिर्च 150 रुपये, 200 रुपये, गाजर 40 रुपये, 50 रुपये, आलू 50 रुपये, 40 रुपये, प्याज जो आम आदमी खाता है 50 रुपये, टमाटर 60-50 ये रेट चल रहे। धनिया 200 रुपये तक बिक रहा है। भाई मंडी में जो भाव है, बाजार में तेजी है, दुकानदार तेज बेचते हैं सब्जी। मंडी में तो कल गोभी परसों 120 रुपये किलो थी, 60 रुपये किलो है। सब्जी का तो कोई भाव नहीं है। सब्जी एक दिन तेज है, एक दिन मंदी है। हल्द्वानी में भी यही हाल है। सब्जियां किस तरह लोगों के घरेलू बजट से बाहर हो रही हैं। आलम यह है कि आलू, प्याज, टमाटर जैसी जरूरी सब्जियां 50 से 80 रुपए किलो तक बिक रही हैं। गोभी, बैंगन, शिमला मिर्च, तोरई को और लौकी का भी यही हाल है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए महाबहस मेरे सहयोगी अजय के साथ।